जय हिंद साथियों। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी का क्लास फर्स्ट। ठीक, इसमें एकदम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। जो भी आप लोगों को नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जी देखिए, बायोलॉजी सबसे पहले तो इसमें हम समझेंगे बायोलॉजी बायोलॉजी शब्द कहाँ से आया। तो इसमें आप लोग देखेंगे बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा से आया है। ग्रीक भाषा से बायोलॉजी शब्द आया है। ग्रीक में भी बायोलॉजी नहीं आया है। ग्रीक भाषा से बायोस प्लस लोगोस। बायोस मीन्स लाइफ, लाइफ अर्थात जीवन। लोगोस मीन्स टू स्टडी। इंग्लिश में अगर देखें लोगोस तो लोगोस टू स्टडी। टू स्टडी मीन्स अध्ययन करना। ठीक, तो बायोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायोस और लोगोस से। तो बायोस मीन्स जीवन, लोगोस मीन्स अध्ययन करना। आप लोगों को पूरा ये सब तो बेसिक है, मालूम नहीं होगा। ठीक, इसके आगे देखते हैं बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था। इसको आप लोग जानते ही होंगे। इसमें देख लीजिए बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क और ट्रेवेलिनस ने किया था 1802 में। लेमार्क सीखे, क्योंकि अगर इंग्लिश में भी कोई पढ़ना चाहे तो देख सकता है। ट्रेविरेनस, ट्रेविरेनस। ठीक, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है। बायोलॉजी के पिता, पिता अरस्तु को कहा जाता है। ये शुरू से ही अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी में हम लोग मेन चीज़ ये देखेंगे, बायोलॉजी में हमें पढ़ना क्या है। तो बायोलॉजी में हमें ये पढ़ना है जीवधारियों का अध्ययन। मतलब बायोलॉजी की अगर डिफिनेशन देखें तो बायोलॉजी बायोलॉजी मतलब विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जीवधारियों का अध्ययन किया जाए उसी को हम बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान कहते हैं। तो जीवधारियों का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक, जीवधारियों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक, पहले हम लोग बायोलॉजी में केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ते थे। एक ही सब्जेक्ट का मतलब केवल जूलॉजी पढ़ते थे। आज के डेट में है तो बायोलॉजी को दो भागों में बांट दिया गया है। बायोलॉजी को दो भागों में बांट इसलिए दिया गया है, पहले जो था उसमें केवल हम लोग जूलॉजी पढ़ते थे, लेकिन आज के डेट में जो है एक केस्कोग्राफ मशीन होती है। ठीक, तो केस्कोग्राफ मशीन को इन्वेंट किए थे जगदीश चंद्र बोस जी। तो जगदीश चंद्र बोस जी इन्वेंटर हैं केस्कोग्राफ मशीन के। तो इन्होंने जगदीश चंद्र बोस जी ने केस्कोग्राफ मशीन द्वारा पेड़ पौधों को पेड़ पौधों को केस्कोग्राफ मशीन द्वारा जीवित घोषित किया कि इसमें भी जीव है। उसी समय से बायोलॉजी को दो भागों में बांट दिया गया, जैसे कि जूलॉजी और बॉटनी। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आएगा। आगे बढ़े। ठीक, तो आगे देखते हैं बायोलॉजी को बाद में दो भागों में जब बांट दिया गया तो उसके बाद एक जंतु विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान में इंग्लिश में इसको जूलॉजी कहते हैं। जूलॉजी, जंतु विज्ञान जूलॉजी। और एक वनस्पति विज्ञान जिसको इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं। जंतु विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसमें हम लोग केवल एनिमल्स मतलब जानवरों का अध्ययन करते हैं। जानवरों का मतलब जीवन तो इसमें भी आएगा। बॉटनी में जो है प्लांट्स का अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों का। इधर तो जगह कहीं नहीं दिख रहा है, यहीं पे लिख देते हैं होगा। बॉटनी में प्लांट्स का अध्ययन करते हैं। प्लांट्स मीन्स पेड़ पौधों का। बॉटनी जो है केवल एक जगह स्थिर होके केवल हिल डुल कर सके, उसमें बॉटनी आता है। और जो मूविंग पार्टिकल होते हैं, मतलब एक जगह छोड़कर दूसरे जगह जा सकें, उसको हम लोग जूलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। तो जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जंतुओं का मतलब केवल वही मूविंग पार्टिकल। तो
कहना ठीक नहीं है, मूविंग ऑब्जेक्ट भी सही नहीं है। जंतु विज्ञान मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होना, इसी जंतु विज्ञान में कहते हैं। जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले से ही हम लोग जूलॉजी का अध्ययन बायोलॉजी में करते थे, इसीलिए बायोलॉजी के भी पिता अरस्तु हैं और जूलॉजी के भी पिता अरस्तु हैं। इनको पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है जिसका बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमिलियम। हिस्टोरिया एनिमिलियम में इन्होंने 500 प्लस जंतुओं का अध्ययन किया है। जंतुओं का अध्ययन किया है, इसीलिए इन्हें जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। और इसमें जो है वनस्पति विज्ञान, इसमें तो पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। आप लोगों को पीछे ही बताएं, केस्कोग्राफ मशीन द्वारा जगदीश चंद्र बोस जी ने पेड़ पौधों को जीवित नाम दिया है, इसीलिए तब से हम लोग बॉटनी पढ़ते हैं। बॉटनी के पिता थियोफ्रेस्टस हैं। ठीक, थियोफ्रेस्टस इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने 500 प्लस पौधों का अपने हिस्टोरिया प्लैंटेरम में वर्णन किया है, मतलब खोज किए थे, तो उसी के आधार पर इसको हिस्टोरिया प्लैंटेरम नाम दिया गया है, बुक का नाम। ठीक, तो इसके आगे हम लोग देखते हैं, इन दोनों को मिलाकर एक बड़ा चैप्टर निकलता है सेल साइंस। सेल साइंस का मतलब जीवित तो नहीं कर सकते। सेल साइंस का मतलब कोशिका विज्ञान, कि छोटी छोटी कोशिकाओं से कैसे हमारा शरीर बना है, कैसे कोशिकाओं से पेड़ पौधे बने हैं, जीव जंतु कैसे बने हैं, उसी के बारे में हमको अध्ययन करना है। थोड़ा लंबा चैप्टर है, लेकिन आप लोग घबराइएगा मत, बहुत आसानी से इसको पढ़ेंगे। देख रहे हैं कोशिका विज्ञान, तो कोशिका विज्ञान के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। कोशिका होती क्या है और इसका क्या कार्य होता है। तो कोशिका विज्ञान को हम लोग सेल साइंस कहते ही हैं। और कोशिका का जो बायोलॉजिकल नेम है, कोशिका का जो बायोलॉजिकल नेम है उसको हम साइटो कहते हैं। ठीक, कोशिका का बायोलॉजिकल नाम साइटो है। तो इसको हम लोग अध्ययन की दृष्टि से हम लोग पहले ही देखे हैं कि अध्ययन के लिए लोगो शब्द का प्रयोग किया है, टू स्टडी। तो इसको अध्ययन की दृष्टि से अगर देखें तो साइटोलॉजी कह सकते हैं, तो इसीलिए इसका नाम साइटोलॉजी दे दिया गया है। तो क्या हम इसको कोशिका विज्ञान को सेल साइंस और साइटोलॉजी बायोलॉजिकल नेम से कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो इसी को हम लोग आगे देखते हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी। हमारे दिमाग में एक बात ये भी आएगा कि मतलब कोशिका की खोज कौन किया था। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन ये मृत कोशिका के रूप में खोज किए थे। उसके बाद एक आए एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। उसके बाद कोशिका सिद्धांत दिया गया। कोशिका सिद्धांत स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा दिया गया। कोशिका सिद्धांत के अनुसार, अच्छा आप लोगों के दिमाग में एक बात ये भी आ रही होगी, कोशिका होती क्या है। तो कोशिका को हम एकदम आसान भाषा में अगर समझाएं तो कोशिका जो होती है, शरीर मतलब हमारा शरीर जो है छोटी छोटी कोशिकाओं से बना हुआ है। इसको आप लोगों को समझने के लिए, जैसे मान लीजिए घर बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग किया जाता है, उसमें सीमेंट भी लगता है, तो डायरेक्टली घर तो बन नहीं जाते हैं। तो उसमें ईंटे के प्रयोग से हम लोग अगर देखें तो अगर देखा जाए तो ईंटे से क्या बनता है, जैसे यहाँ देख लीजिए ईंट से क्या बनता है, दीवार बनता है। दीवार से क्या बनता है, कमरा बनता है। कमरे से क्या बनता है, घर बनता है। तो इसी सीक्वेंस में अगर हम लोग देखें तो एक कोशिका होती है। ठीक, तो कोशिका जिसको हम लोग सेल कहते हैं, हाँ, तो कोशिका कई सारी कोशिकाओं मिलेंगी तो ऊतक बनाएंगी।
इसको हम लोग आगे डिस्टर्ब पढ़ेंगे। ऊतक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। ऊतक अगर कई सारे कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनेगा, कई सारे ऊतकों से मिलकर अंग बनेगा। अंग का मतलब जैसे हमारा आँख हुआ, कान हुआ, नाक हुआ, दांत हुआ, ये सब अंग को इंग्लिश में ऑर्गन कहते हैं। ठीक, ऑर्गन के बाद पूरा हमारा शरीर बनता है, या पेड़ पौधे में हो या फिर जिस भी चीज में हो, जीवित जो भी है, जीवित कोशिकाओं। तो शरीर बनाने के लिए छोटी छोटी कोशिकाओं की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारे शरीर में छोटी छोटी कोशिकाओं की जरूरत पड़ती है, तो छोटी छोटी कोशिकाओं को मिलकर ऊतक बनते हैं। ऊतक के बाद ऑर्गन बनते हैं, मतलब अंग। अंग के बाद शरीर, पूरा शरीर ऊपर से दिखता है। तो इसी को कहा गया है कोशिका सिद्धांत। इन्होंने दिया था स्लाइड में ने, तो उन्होंने सिद्धांत में ये बताया कि कोशिका ही जीवन की इकाई है, या वो पौधों में हो या फिर जंतुओं में हो, कि कोशिका ही जीवन की प्राथमिक इकाई कोशिका ही है। तो कोशिकाओं को हम लोग एक नाम नहीं कर सकते। कोशिकाओं का सिद्धांत में ही स्लाइडन स्वान ने यह भी बताया है कि कोशिका एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। संरचनात्मक इसलिए क्योंकि कोशिका की कोई भी स्ट्रक्चर तो होगा, स्ट्रक्चर का मतलब किसी भी डिजाइन में तो वो होगी। और कोशिका कार्यात्मक इकाई इसलिए है क्योंकि वो अपने आप, क्योंकि हम उसको कुछ भी नहीं कहते हैं, आदेश देते हैं, वो अपने आप अंदर ही अंदर से पूरा उपापचय का काम कर लेती है। उपापचय का काम इसलिए, उपापचय को हम लोग ये कहेंगे कि जैसे मान लीजिए अपने शरीर के अंदर कोई आंतरिक क्रिया का मतलब जैसे मान लीजिए पाचन क्रिया, न्यूरॉन सिस्टम, इसी को हम लोग उपापचय कहते हैं कि पूरा उपापचय का काम कर लेगी। इसीलिए कार्यात्मक, क्योंकि सेल के जरिए ये काम होता है। और संरचनात्मक इसलिए है क्योंकि उसका कोई डिजाइन होगा। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आया? तो इसके आगे देखते। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे कोशिका विज्ञान में कि कोशिका एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, जो कि संरचना का भी काम करती है और कार्य का भी अपने आप में। इसीलिए फिर कोशिका को हम लोग आगे देखते हैं। सबसे बड़ी कोशिका किस चीज में पाई जाती है? सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच एग में, शुतुरमुर्ग का अंडे में बहुत बड़ी कोशिका पाई जाती है, सबसे बड़ी कोशिका। और सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्म में पाई जाती है, माइकोप्लाज्म। और जैसे मानव शरीर में, तो ह्यूमन में मेल फीमेल दोनों आ जाएंगे, या मानव कहिए मेल को या फीमेल को, मानव में दोनों आएंगे। तो सबसे बड़ी कोशिका मानव में ओवम मीन्स अंडाणु, अंडाणु केवल फीमेल में पाया जाता है। फीमेल अंडाणु केवल फीमेल में पाया जाता है, जो कि सबसे बड़ी कोशिका होती है। उसके बाद सबसे छोटी कोशिका स्पर्म यानी शुक्राणु केवल मेल में पाया जाता है। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आया? उसके बाद सबसे लंबी कोशिका, जैसे ये मान लीजिए सबसे बड़ी कोशिका ओवरऑल में हो गई, और सबसे छोटी कोशिका हो गई, और सबसे लंबी कोशिका में, सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है, यानी ब्रेन सेल की जो कोशिका होती है सबसे लंबी होती है। और ब्रेन सेल में एक चीज ये भी है कि ब्रेन सेल में कोशिका का विभाजन नहीं होता, उसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक, तो ब्रेन सेल में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका ओवरऑल में शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी कोशिका ओवरऑल में माइकोप्लाज्म। मानव में जो है सबसे बड़ी कोशिका ओवम मीन्स अंडाणु, जो फीमेल में पाई जाती है, और मानव में सबसे छोटी कोशिका जो है शुक्राणु, मेल में पाई जाती है। और मानव में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, ब्रेन सेल। इतना हम लोग देखें। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। थोड़ा सा मिटाने में टाइम